हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक कोट देखते हैं। कोट ये कह रहा है कि अगर पीपल को पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट होना, तो इससे बहुत सारी चीज़ों को वो पा सकते हैं। जैसे कि एवरीथिंग दैट हैज़ वैल्यू, मतलब लाइफ में किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू हो, ये वो इस एक ही चीज़ का प्रोडक्ट होता है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। आपको सक्सेस पाना है, जल्दबाजी में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हेल्थ अपनी सुधारनी है, उसके लिए महीने बीत जाएंगे। आपको फिटनेस गोल रखना है, आपकी फिटनेस अच्छी करनी है, आपको दुबला होना है, आपको पतला होना है, या फिर आपको मोटा होना है, या फिर आपको मोटापा कम करना है, कोई भी चीज़ हो, वो इंस्टेंटली नहीं होगी। उसके लिए चाहिए फिटनेस, और वो आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट। दुनिया में वेल्थ कितनी भी एक्यूमुलेट करनी हो, कितनी भी वेल्थ कमानी हो, एक नाइट में, ओवरनाइट में नहीं होगा। उसके लिए रात रात भर आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप हो, ये दोनों भी चीजें एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना कंसिस्टेंट हो अपनी लाइफ में। तभी ये दोनों की दोनों चीजें आपके लाइफ में सक्सेसफुल होगी। या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जिसके लिए आप एस्पायर होना चाहते हो, उसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। आपको यूपीएससी के लिए आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर आईएफएस बनना है, या फिर कुछ भी बनना है लाइफ में, एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। डेली के डेली अगर ड्रॉप करके भी अगर मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो ओशन बन जाएगा धीरे धीरे, देखते देखते, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने आगे चले आ चुके हो। ऐसे ही हमने जीएस पेपर 2 डिस्कस कर लिया, जीएस पेपर 3 फिनिश कर दिया, और जीएस पेपर 4 भी फिनिश कर दिया। आज हम जीएस पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, और देखते ही देखते हम 2019 का पेपर डिस्कस कर लेंगे, 2020 को भी खत्म कर देंगे, और बाकी सारे बच्चों से हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना मोटिवेशन और कोट काफी था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था जीएस पेपर 1 से, ये जो टॉपिक है कि द फ्रीडम स्ट्रगल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 10 मार्क के लिए, सिंपल लिखना था 2 पेजेस के अंदर। क्वेश्चन कह रहा जो 1857 का अपराइजिंग था, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना था। बिग या फिर स्मॉल लोकल रिबेलियंस, मतलब बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेशन हुआ था डिसेंट का, तब जाके एक बड़ा 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो इसके जो 100 साल से पहले, मतलब 1857 से पहले 100 साल, मतलब 1757 तक, ये जो 100 साल है, इसमें ऐसे कौन से इवेंट हुए जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो क्वेश्चन आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है दी 1857 अपराइजिंग वाज कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of the British rule. Illustrated, मतलब 1857 रिवोल्ट था, वो जो 100 साल पहले छोटे छोटे रिवोल्ट हुए, उसी का नतीजा था। ठीक है, इसको आपको इलिस्ट्रेट करना है। मतलब आपको क्या लिखना है? आपको रुकना है कि जो ट्राइबल अपराइजिंग थे, सिविल अपराइजिंग थे, या फिर रिलीजियस अपराइजिंग, या फिर मिलिट्री अपराइजिंग थे, जो 1857 से पहले हुए, उनके रीजंस क्या थे और कौन से एग्जाम्पल्स थे, यही लिखना है आपको, सिंपली, दैट्स इट। तो हम इंट्रो में देखते हैं क्या लिखेंगे। इंट्रो में लिखा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, वो इफेक्ट था ब्रिटिश की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन जो किया था उन्होंने अपने लोगों का, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन था, जिसको लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा सके नए नए तरीके से ओवर द ईयर्स। और इसकी वजह से सारे के सारा स्ट्राटा जो था इंडियन सोसाइटी का, वो लार्जली अफेक्ट हुआ था। मतलब कोई एक ही आदमी या फिर पीजेंट या फिर ट्राइबल नहीं अफेक्ट हुए थे, तो पूरी की पूरी ऑल स्टेट ऑफ द इंडियन सोसाइटी अफेक्ट हुई थी। जैसे कि रूलर जो थे इंडियन स्टेट के, वो भी जो थे वो भी अफेक्ट हुए थे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे उनका जो स्टेट था वो हड़प लिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सिपाही जो थे उनको डिस्क्रिमिनेशन होता था, जमींदार थे उनकी जो लैंड राइट्स थे वो भी निकाले गए, पीजन तो थे ही थे, उनका पूरा बैकबोन जो था वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंड कर दिया था। ट्रेडर्स और आर्टिशन थे वो भी ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पर थे। पंडित और मौलवीज, जिनका जो इन्फ्लुएंस था पहले ब्रिटिश आने से पहले, वो कहीं ना कहीं डायल्यूट हो चुका था। तो सारा का सारा स्ट्रेटा, पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी का जो है वो अफेक्ट हुआ था। और इसकी वजह से क्या हुआ, 100 ईयर में बहुत ज्यादा, मतलब जो डिसकंटेंट था वो एक्यूमुलेट हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। और जैसे एक कोई वॉल्ट में जैसे वेपर बढ़ता जाता है, मतलब इंक्रीज होता जाता है वेपर, और सडनली क्या होता है, ब्लास्ट होता है। वैसे ही ब्लास्ट कौन सा हुआ, 1857 का। मतलब 100 ईयर में जो स्टीम थी वो अक्यूमुलेट होती गई, और ब्लास्ट का जो टाइम था वो था 1857 का ईयर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, वेरियस रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले कि सिविल अपराइजिंग, मतलब रैपिड चेंजेस इन द इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और जो रेवेन्यू सिस्टम थी, इन सारी चीजों की वजह से सेवरल जो जमींदार थे या फिर पॉलिगर्स थे, जो ओनर्स थे लैंड्स के वेरियस,
तो वो अपने लॉस्ट हो चुके थे अपने लैंड राइट्स के राइट को, मतलब उनका जो रेवेन्यू था वो भी लॉस्ट हो चुका था और उनके जो लैंड राइट्स थे वो भी लॉस्ट हो चुके थे। इसकी वजह से वो भी रिवोल्ट करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और भी बाकी चीजें थी जिसकी वजह से सिविल अपराइजिंग हुआ, जैसे कि उनको साइडलाइन कर दिया था गवर्नमेंट, बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने। न्यू क्लास ऑफ कंप्रोमाइजिंग, जैसे मर्चेंट्स थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, मनी लैंडर्स जो थे जो पीजेंट्स को जो पैसे देते थे उनकी भी पावर बढ़ती जा रही थी। इन सारी चीजों में सिविल अपराइजिंग हुआ। जैसे फ्यू एग्जांपल्स आपको कोट करने, उन एग्जांपल्स के बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते बैठना, आपको बस इतना बताना है कि कौन से रिवोल्ट थे वो 1857 से पहले हुए, ठीक है। तो जैसे सम एग्जांपल्स है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट है, या फिर रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम, या फिर पॉलीगर्स रिवोल्ट। इन सारी चीजों की वजह से जो रिवोल्ट हुआ वो था 1857 से पहले, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम कौन सा अपराइजिंग हुआ 1857 से पहले। वेरियस ट्राइबल्स अपराइजिंग हुए, जैसे कि ट्राइबल्स अपराइजिंग क्यों हुए उसके पीछे के रीजंस हमने कोट किए कि जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम था परमानेंट वगैरह, वो अफेक्ट हुआ। ट्राइबल की जो जॉइंट ओनरशिप थी, मतलब आपको पता है ट्राइबल जो होते हैं वो किसी की अकेले की जमीन नहीं होती, तो वो सारे के सारे सोसाइटी या फिर ग्रुप में रहते हैं और उनकी कलेक्टिव ओनरशिप होती है उस लैंड पर। तो उनकी जो जॉइंट ओनरशिप थी वो अफेक्ट हुई, उनका जो सोशल फैब्रिक था कलेक्टिव वो अफेक्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। और वो जो थे वो अपनी लैंड को भी लॉस्ट कर चुके थे और बहुत सारी चीजों पर वहां पर इन्फ्लक्स था नॉन ट्राइबल्स लोगों का, ठीक है। इसकी वजह से भी उन्होंने अपराइजिंग की और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था पुलिस की तरफ से, लैंडर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से। इसकी वजह से उनकी जो सफरिंग थी वो और भी बढ़ चुकी थी। जैसे कि फिर से एग्जांपल्स करने हैं 2-3 कोट 1857 रिवोल्ट से पहले के ट्राइबल्स रिवोल्ट, जैसे कि एक चुहार अपराइजिंग हुआ था। उसके बाद जो था वो था संतल अपराइजिंग। संतल जो पीपल थे वो राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे और वो जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे या फिर पुलिस थे वो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे ट्राइबल्स का, और वहां पर आउटसाइडर्स भी बहुत आए थे। संतल जो ट्राइबल्स थे वो आउटसाइडर को कहते थे डिकू पीपल, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ट्राइबल अपराइजिंग हो चुकी थी, ठीक है। 1857 से पहले बहुत सारी पीजेंट अपराइजिंग भी हुई थी, जैसे कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेवी बर्डन, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स उन पे पीजेंट पे अप्लाई किया था, या फिर पीजेंट्स को वो अपनी जमीन से इवैक्यूएट कर देते थे न्यू पॉलिसी सेटलमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजों की वजह से रिवोल्ट हुए थे, जैसे कि नरकेलबेरिया रिवोल्ट अपराइजिंग जो हुआ था, या फिर मोपला रिवोल्ट, जैसे मालाबार के जो पीजेंट थे वो अगेंस्ट हुए थे ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे। अनदर जो था वो था मिलिट्री अपराइजिंग वेरियस रीजन्स में 1857 से पहले। सिपोज थे उनके अंदर एक एंगर इस वजह से था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी पेमेंट देने की तरफ, या फिर प्रमोशन के टाइम, या फिर मिस ट्रीटमेंट भी बहुत होती थी इंडियन सिपाही की। और बहुत चीज़ों पर क्या करती थी गवर्नमेंट, भत्ता नहीं देती थी उनको, मतलब फॉरेन जो सर्विस अलाउंस होता था दूसरे देश में जाकर जो सिपाही सर्विस देते थे उनका वहां पर अलाउंस नहीं मिलता था। या फिर रिलीजियस ऑब्जेक्शन, मतलब उनको जो रिलीजियस मार्क्स थे वो पहनने नहीं देते थे पगड़ी, या फिर बियर्ड रखना भी अलाउड नहीं था, या फिर बहुत सारी चीजें थे जिससे कि उनकी जो रिलीजियस सेंटीमेंट थे वो हर्ट हुए। इसकी वजह से 1857 से पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए, जैसे जैसे था वेलोर म्यूटिनी हुई थी, या फिर सिपाही जो था बंगाल्स के उनकी भी म्यूटिनी हुई थी, या फिर 47 नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने भी 1824 में जो था वो रिवोल्ट किया था। तो ये 2-3 एग्जांपल्स आपको कोट करने हैं। जो था नेक्स्ट अपराइजिंग हुए थे वो थे रिलीजियस अपराइजिंग। वेरियस रिलीजियस अपराइजिंग भी हुए थे बिकॉज ऑफ द रेशियल ओवरटर्न एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्रिटिश एटीट्यूड, मतलब बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था टुवर्ड द इंडियन पॉपुलेशन। इसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आता था इंडियन पॉपुलेशन को कि ये हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मिस ट्रीट करते। और जो एक्टिविटी थी क्रिश्चियन मिशनरीज की वो भी बहुत ज्यादा हाई थी, मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन भी बहुत जोरों से चल रहा था उस टाइम पर। रिलीजियस एनेक्टमेंट, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लाए जो इंडियन पॉपुलेशन को पसंद नहीं थे, कि उनको लगता था कि इंटरफेयर करने हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। जैसे सती एक्ट था, सती को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, विडो रीमैरिज को अलाउड कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एंगर था इंडियन पॉपुलेशन में, जैसे कि बहुत सारे रिवोल्ट हुए रिलीजियस अपराइजिंग से रिलेटेड 1857 से पहले, जैसे कि वहां भी रिवोल्ट था, मतलब इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए। या फिर कुका मूवमेंट था जो पंजाब में चल रहा था, अबोलिस्ट कास्ट वगैरह, ऐसा उनका अलो इंटरकास्ट मैरिज, ऐसा उनका एम था। या फिर फैरेजी रिवोल्ट तो जो था उनमें मतलब जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस है उनको गिव अप कर देना का। तो ऐसे वेरियस रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थे
रिलीजियस अपराइजिंग्स थे, सॉरी, वो बहुत सारे 1857 से पहले हो चुके थे। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट था वो फर्स्ट रिवोल्ट नहीं था, उसके पहले जो थे वेरियस एरिया में जैसे मिलिट्री हो गया, पीजेंट, रिलीजियंस, ऐसे सारे एरिया में बहुत सारे रिवोल्ट अपराइजिंग्स पहले ही हो चुके थे। ठीक है, तो हमने आंसर की सारी डिमांड फुलफिल कर दी, हमने रीजंस बता दिए, हमने एग्जांपल्स भी कोट कर दिए। तो एंड में कंक्लूजन की ओर आते हैं। कंक्लूजन कहता है कि ये जो 100 साल थे 1757 या फिर 1857 के बीच में, यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर अपराइजिंग देखने को मिले। ठीक है, मतलब 1857 का पहला अपराइजिंग नहीं था, और ये जो रिवोल्ट थे ये बहुत लोकल लेवल पर थे, मतलब लोकल जो कॉस्ट थे उससे रिलेटेड थे। ग्रीवेंस जो थे वो लोकल थे, मतलब एरिया रिलेटेड। ठीक है, और बहुत लोकलाइज थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी। ठीक है, और इनका एक यूनिक कैरेक्टर्स था, मतलब 1857 का जो कैरेक्टर था वो इससे अलग था, क्योंकि बहुत सारे ये लोकलाइज कॉस्ट थे मोस्टली। 1857 के भी कॉस्ट थे, वो भी लोकलाइज थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोकलाइज थे, और 1857 में बहुत ज्यादा मासेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसकी वजह से मोर ड्राइवर्स और लार्ज रिवोल्ट कब हुआ? 1857 में। मतलब 1757 से ये सारे छोटे 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 रिवोल्ट होते गए, और एक साथ बड़ा रिवोल्ट हुआ 1857 में। ठीक है, और इसकी वजह से ही सावरकर ने इस रिवोल्ट को कहा था 1857 का कि इट इज द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा इन्होंने सावरकर ने 1857 को रिवोल्ट को संबोधित किया था। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।